फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारत के सभी विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत के विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान, संरक्षण, सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में यह सन्निहित है। यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। अगर हम यूनेस्को के मुख्यालय के बारे में बात करें तो ये पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। अभी तक भारत में 40 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत का जून 2022 तक अगर हम देखें तो यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल जो कि 40वां है, कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा है, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। यह एक हड़प्पा कालीन नगर था। तो अभी हाल फिलहाल की अगर हम यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में चिन्हित किए गए स्थलों के बारे में हम बात करें तो वर्तमान में 40 विश्व विरासत स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम मैप में देख सकते हैं कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है वो मैप में चिन्हित की गई है कि किस राज्य में कौन सा विश्व विरासत स्थल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रामप्पा टेम्पल यानी कि काकतीय रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और इसको यूनेस्को ने वर्ष 2021 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। तो ये कौन सा नंबर का था? ये था 39वें नंबर का विश्व धरोहर में दर्ज किया गया स्थान। अब हम बात करते हैं धौलावीरा की, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ये एक हड़प्पा शहर हुआ करता था और इसको भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 2021 में शामिल किया गया था। और इसका जो स्थान है विश्व धरोहर की सूची में, अगर हम भारत की बात करें तो ये 40वें स्थान पर आता है। यानी कि इसके बाद अभी हाल फिलहाल में कोई भी स्थान विश्व धरोहर की सूची में चिन्हित नहीं किया गया है। और बाकी जो ये दर्शाए गए हैं भारत के मैप में, जैसे एलोरा केव्स है ना, अजंता केव्स, भीमबेटका, खजुराहो, नालंदा परिसर, बोध गया, आगरा, फतेहपुर सीकरी, नंदा देवी, मुंबई, हम्पी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ इत्यादि। अब इनको हम क्या करेंगे कि आगे इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला। आगरा का किला जो है
वो यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस किले में शाहजहां के द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद हैं। आगरा के किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था। वह भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में वर्ष 1983 में किया गया। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1631 से वर्ष 1648 तक 17 वर्षों की अवधि में पूरा हुआ था। यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इनके अवस्थिति की अगर हम बात करें तो ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला, जिसको पश्चिमी घाट भी कहते हैं, में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। गुफाओं की संख्या के बारे में अगर हम बात करें अजंता की गुफाएं, इसमें कुल 29 गुफाएं सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये सभी 29 गुफाएं हैं और ये किसके लिए जानी जाती हैं? बौद्ध गुफाओं के रूप में जानी जाती हैं, जिसमें से 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि टोटल अजंता की जो गुफाएं हैं वो 25 हैं, सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसमें 29 में से जो 25 हैं इनको हम विहार का मतलब होता है कि विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थान के रूप में प्रयोग करते हैं। और 4 चैत्य का मतलब जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है उसको चैत्य कहते हैं, यानी कि प्रार्थना हॉल। गुफाओं का विकास, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो गुफाओं का जो विकास है वो 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। बाकाटक राजाओं, जिसमें हरिसेन एक प्रमुख था, के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उत्कीर्ण की गई थीं। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था, ये 380 से 415 ईस्वी में। और हेनसोंग ये कब आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से लेके 647 ईस्वी में आया था। तो चीनी बौद्ध यात्री फयान और हेनसोंग के यात्रा वृत्तांतों में अजंता की गुफाओं की जानकारी मिलती है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी के बारे में अगर हम बात करें तो इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग करके दर्शाया गया है। इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता है किंतु नीले रंग अनुपस्थित है। यानी कि नीला जो रंग है, नीले रंग की अनुपस्थिति है, यानी कि नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। किसमें? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में। इन चित्रों में सामान्यतः बौद्ध, बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। जातक कहानी क्या होती हैं? जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग होती हैं और इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं होती हैं। तो इनमें जो चित्रकारी है अजंता की गुफाओं में, इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1983 में
विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब स्थिति, ये गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। गुफाओं की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ 34 गुफाओं का एक समूह है। टोटल जो गुफाएं हैं वो 34 हैं, जिसमें से 17 गुफाएं ब्राह्मण, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म और 5 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफाओं का विकास, अगर इसके विकास के बारे में अगर हम बात करें तो इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिल के विभिन्न शिल्पी संघों के द्वारा विकसित किया गया था। इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। ये गुफाएं विषय और स्थापत्य शैली के रूप में प्राकृतिक विविधता को दर्शाती हैं। एलोरा की गुफाओं के मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलाशा है। कैलाशा मतलब कैलाशनाथ। गुफा संख्या कौन सी है? 16, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत यानी कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान इसके नाम पर रखा गया है। तो कैलाशनाथ गुफा नंबर 16 ये एलोरा की गुफाओं के मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय है। एलोरा की बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाएं मध्य भारत में पैठण से उज्जैन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर बनाई गई थीं। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर उड़ीसा के किस जिले में पड़ता है? पुरी जिले में स्थित है। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों के द्वारा इस रथ को खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा इसके नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो महाबलीपुरम के स्मारकों का जो समूह है वो कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। पल्लव राजाओं के द्वारा स्मारकों के इस समूह की जो स्थापना है वो बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराई गई थी। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराशकर किया गया है, जिसमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और शोर मंदिर अधिक लोकप्रिय हैं। इन स्मारकों में 5 रथ, एकात्मक मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। इसी कारण इस शहर को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय हैं। इसके अलावा डिप होलू नदी इसके मध्य से बहती है। विश्व के 2/3 का मतलब हो गया 66.66% एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। यानी कि विश्व के 66.66% एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान
बड़ी 4 प्रजाति राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में धारीदार बिल्लियों की तीसरी सबसे बड़ी ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य। मानस राष्ट्रीय अभयारण्य को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह मानस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और मानस नदी के साथ फैला हुआ, यानी कि मानस नदी के साथ फैला हुआ है। फॉरेस्ट हिल, जलोढ़ घास के मैदान और स्थल के सुंदरता और शांत वातावरण का कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की एक श्रृंखला है। यह कई प्रकार की लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बाघ, एक सींग वाला राइनो, स्विफ्ट डियर, दलदली हिरन, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन को रहने के लिए वातावरण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह राजस्थान राज्य में स्थित एक वेटलैंड है जिसका उपयोग 19वीं शताब्दी के अंत तक बत्तख शूटिंग रिजर्व के रूप में किया जाता रहा है। हालांकि जल्द ही इसमें शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया और 1982 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान 375 पक्षी प्रजातियों और विभिन्न अन्य प्रकार के जीवों का निवास स्थल है। यह प्लेरेटिक प्रवासी जल पक्षी, गंभीर रूप से लुप्तप्राय साइबेरियन क्रेन के साथ साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और इंपीरियल ईगल के लिए शीतकालीन आश्रय प्रदान करने का कार्य करता है। यह गैर प्रवासी प्रजनन पक्षियों का हर वर्ष बड़ी संख्या में स्वागत करता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर और बाणगंगा नदी प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। गोवा के चर्च। गोवा के चर्च, इनको 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म प्रचार के प्रारंभ का संकेत देते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। इन स्मारकों को एशिया के प्रमुख हिस्सों में मैनुअलिन, मैनर और बारोक कला के प्रसार के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक, जिन्हें यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। यह स्थल विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी थी। विजयनगर के शासकों के द्वारा हम्पी के मंदिर और महल को 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों और मूर्ति कला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल किए गए हैं। विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी था। विजयनगर राज्य, अगर इसकी हम बात करें तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी छोटी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी थी। इसमें भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद सहित कई अन्य स्मारक भी हैं। आगे बढ़ते हैं।
खजुराहो के स्मारक और मंदिर। खजुराहो के स्मारक और मंदिर को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल राजवंश के द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नागर शैली में बने यहाँ के मंदिरों की संख्या अब केवल 20 ही रह गई है, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यानी कि खजुराहो के जो स्मारक और मंदिर हैं ये किस शैली में बने हुए हैं, इनका जो निर्माण है वो नागर शैली में हुआ है। नागर शैली। यहाँ के मंदिर दो धर्मों जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल की गई। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्यों की द्वीपीय राजधानी थी। द्वीपीय का मतलब है ये समुद्र तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर अंदर समुद्र में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं में शैव पंथ से जुड़ी शिल्प कला का संग्रह है। इन गुफाओं का जो निर्माण है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। ये हैं एलिफेंटा की गुफाएं, जिनको 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाओं में ये 3 मुखी शिव जी की मूर्ति है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं। पट्टदकल के स्मारक। पट्टदकल के स्मारक, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। कर्नाटक में पट्टदकल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश के द्वारा बनवाए गए बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि पट्टदकल के जो स्मारक हैं वो बेसर शैली पर आधारित हैं। यहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिरों में 9 शिव मंदिर तथा 1 जैन मंदिर है, जिसमें से विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये मंदिर रानी लोक महादेवी के द्वारा अपने पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चोल साम्राज्य के राजाओं के द्वारा निर्मित ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढलाई में चोलों की सटीकता और पूर्णता को प्रकट करते हैं। यह मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 मंदिरों का समूह है। ये जो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर हैं ये 3 मंदिरों का समूह है। इनमें कौन कौन से हैं? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंड चोलिसवरम में बृहदेश्वर मंदिर और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगाई कोंड चोलिसवरम के मंदिर और राजराजा के द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर के विमान क्रमशः 53 मीटर और 24 मीटर ऊंचे हैं। बढ़ते हैं आगे। सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य। सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र मैनग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पे बाघ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य और फूलों की घाटी। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1988 में
विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य और फूलों की घाटी। ये दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे ऊंचे जंगलों से युक्त है, जिसमें भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी विद्यमान है। इसके विपरीत फूलों की घाटी में अल्पाइन फूलों के प्रकार देखने को मिलते हैं। यानी कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। ये नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य में ही विद्यमान है। और पहला, भारत का पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, जिसको हम K2 कहते हैं या गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ता है। इन पार्कों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। साथ ही विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है। स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर आदि। आगे बढ़ते हैं। सांची के बौद्ध स्तूप। तो सांची के बौद्ध स्तूप को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1989 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह वर्तमान में अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है, जो 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। इसके स्तंभों, प्रसादों, मंदिरों और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों के द्वारा किया गया है। अधिकांश पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इनके स्तंभ, प्रसादों, मंदिर और मठों का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1993 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और यह दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1570 में निर्मित इस मकबरे का लंबे समय से सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि ये भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा है। यानी कि इसमें ये उद्यान भी स्थित हैं, तो इसको भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा भी बोला जाता है। यह मकबरा ताजमहल सहित कई अन्य वास्तुशिल्प नवाचारों के लिए प्रेरणा स्रोत था। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1993 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में प्रारंभ हुआ और इल्तुतमिश के समय में पूर्ण हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर, ये जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर और आधार का जो व्यास है क्रमशः 14.32 मीटर और 2.75 मीटर है। यहाँ से प्राप्त स्मारकों में प्रमुख हैं अली दरवाजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ, कुतुल इस्लाम मस्जिद आदि। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पर्वतीय रेल को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1999 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। भारतीय पर्वतीय रेल, इसके अंदर 3 रेल आती हैं। एक दार्जिलिंग हिमालयी रेल, जिसको 1999 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। दूसरी आती है नीलगिरी पर्वतीय रेल, जिसको 2005 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। तीसरी आती है कालका शिमला रेलवे, जिसको यूनेस्को के द्वारा 2008 में विश्व धरोहर की सूची में डाला गया। तो भारत की पर्वतीय रेल, ये जो तीनों हैं, दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेल, ये तीनों
नैरो गेज रेलवे लाइनें हैं जो भारत के पहाड़ों में बनाई गई थीं। दार्जिलिंग हिमालयी रेल, जिसको 1999 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, इसका उपनाम इसको बोलते हैं द टॉय ट्रेन, जो कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच 88 किलोमीटर या 55 मील को जोड़ता है, यानी कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच में चलती है। दूसरी है नीलगिरी पर्वतीय रेल, इसको 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यह मेट्टुपालयम शहर को उदगमंडलम यानी कि उटाकामुंड के हिल स्टेशन से जोड़ता है। यह मार्ग तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियों से होकर गुजरता है। तीसरा है कालका शिमला रेलवे, इसको 2008 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यानी कि दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप से भारत की पर्वतीय रेल के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इनकी अगर हम भारत में लोकेशन की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयी रेल, इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, और नीलगिरी पर्वतीय रेल, इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। और तीसरी जो लोकेशन है वो कालका शिमला, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थिति पड़ती है। बढ़ते हैं आगे। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2002 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह बोधगया बिहार में स्थित है। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध विहार है। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यहाँ ये अनुश्रुति प्रचलित है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहाँ पर गौतम बुद्ध को बुद्धत्व यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है और यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है यह उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। वर्तमान में जातक कथाओं में उल्लेखित, जातक कथाएं क्या होती हैं? ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग होती हैं और इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के प्रस्तर खंड यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भीमबेटका या भीम बैठका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रों यानी कि पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं और वहीं पर इनका निवास स्थान हुआ करता था। तो आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से क्या है? गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है, लाल और सफ़ेद है और कहीं कहीं पर पीला और हरा रंग का प्रयोग किया गया है। इन आवासों की खोज 1975 में विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी। यानी कि इनकी जो खोज की थी भीमबेटका की गुफाओं की वो 1975 में विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी। यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। यहाँ प्रायः 700 से अधिक शैलाश्रयों में से 400 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित हैं।
आगे बढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला का विकास भारत के पारंपरिक वास्तुकला के साथ मिलकर हुआ है। यह इमारत ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस के द्वारा डिज़ाइन की गई है। विक्टोरिया गोथिक शैली में बनी यह इमारत बॉम्बे की पहचान है। मध्ययुगीन इतालवी मॉडलों पर आधारित एक उच्च विक्टोरियन गोथिक डिज़ाइन के अनुसार यह टर्मिनल का निर्माण कार्य वर्ष 1878 में शुरू किया गया था, जो 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इस वास्तुकला के तहत बनी इमारतों के गुम्बद, बुर्ज, नुकीले मेहराब आदि पारंपरिक भारतीय महल वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। आगे बढ़ते हैं, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये गुजरात राज्य में स्थित है। इस उद्यान में प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए प्रसिद्ध हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और 16वीं शताब्दी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। इन अवशेषों में 8वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच महल, धार्मिक इमारतें, आवासीय परिसर, कृषि आदि अवसंरचनाएं शामिल हैं। कालिका माता मंदिर पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां पूरे वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यह स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। आगे बढ़ते हैं, लाल किला। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये नई दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल किला मुगलकालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहतर सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति के निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिज़ाइन बनाने के लिए चुना गया था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं, जंतर मंतर। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ये जयपुर राज्य में स्थित है। जंतर मंतर सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। सवाई जय सिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज में सम्मानपूर्वक की है। जंतर मंतर को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलीय स्थितियों के अवलोकन के लिए बनाया गया था। सटीक अवलोकन करने के लिए इस साइट में 20 मुख्य उपकरणों का एक सेट स्थापित किया गया था। ये है जयपुर में स्थित जंतर मंतर। यह भारतीयों के द्वारा मुगल काल में पुनर्जीवित खगोलीय कौशल और ज्ञान की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2012 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका राज्यों में, यानी कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री। अगर हम इसकी भारत के मैप में लोकेशन की बात करें, ये श्रीलंका, ये भारत, तो ये जो घाट रहेगा, ये वाला जो पट्टी है, इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं, और ये जो पट्टी है इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समांतर, ये जो तट है वो पश्चिमी तट के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार केरल,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में। तो ये थोड़ा सा हिस्सा ये क्या है, ये केरल, ये तमिलनाडु, यहाँ पे ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात राज्य में पड़ता है। यह 1600 किलोमीटर लंबी है जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करती है तथा पालघाट दर्रे के पास 30 किलोमीटर के क्षेत्र में 11 डिग्री उत्तर में केवल एक बार विखंडित है। पश्चिमी घाट भारतीय मानसून मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह उन बारिश की बूंदों वाली मानसून हवाओं के लिए अवरोधक का कार्य करता है जो दक्षिण पश्चिम से आती हैं। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ साथ विश्व स्तर पर 325 संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान भी है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पर्वतीय किले, इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इस विरासत स्थल में राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, इनमें स्थित 6 राजसी किले शामिल हैं। यानी कि राजस्थान के पर्वतीय किले, इसमें राजस्थान के 6 राजसी किले शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़। इस भूमि पर किलों की शानदार उपस्थिति 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाती है। यह किलेबंदी शहरी केंद्रों, महलों, व्यापारिक केंद्र और मंदिरों के चारों तरफ है, जहां कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रानी की वाव, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2014 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये पाटन, गुजरात में स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने वर्ष 1050 में सरस्वती नदी के किनारे करवाया था। सीढ़ीदार कुएं भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत एवं संग्रहण प्रणालियों का विशेष तरीका रहे हैं और इन्हें 3000 ईसा पूर्व बनवाया जाता रहा है। इस परिसर की तकनीक और बारीकियों तथा अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता को प्रदर्शित करते हुए इसमें मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली। आगे बढ़ते हैं। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, इसको 2014 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमालय के पहाड़ों के पश्चिमी भाग में स्थित ये पार्क अपनी उच्च अल्पाइन चोटी, अल्पाइन घास के मैदान और नदी के साथ स्थित जंगल के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र कई नदियों सहित उनके जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ग्लेशियर से भी घिरा हुआ है। यह जैव विविधता की दृष्टि से एक हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जिसमें 25 प्रकार के जंगल और कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें कई संकटग्रस्त स्थिति में हैं। आगे बढ़ते हैं। नालंदा महाविहार का पुरातत्विक स्थल, इसको 2016 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नालंदा महाविहार ये कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व 13वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के एक मठ और शैक्षणिक संस्थान के अवशेष के रूप में ये देखने को मिलता है। इस महाविहार के पुरातत्व में स्तूप, मंदिर और विहार यानी कि आवासीय और शैक्षणिक भवन के साथ स्तूप, पत्थर और धातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। कौन सा? नालंदा महाविहार। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2016 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा विद्यमान है। यानी कि विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा।
पार्क में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और विभिन्न झीलें और ग्लेशियर शामिल हैं, जिसमें 26 किलोमीटर लंबी जेमू ग्लेशियर भी शामिल है, जो माउंट कंचनजंगा के आधार पर स्थित है। ये सिक्किम राज्य के लगभग 25% हिस्से को कवर करता है और विभिन्न स्थानिक और संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियों के लिए रहने योग्य वातावरण सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ते हैं। ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य, इसको 2016 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये जो ली कार्बूजियर के जो वास्तुकला के कार्य हैं, ये कहाँ हैं? चंडीगढ़ में स्थित हैं। इस वास्तुकला के जन्मदाता एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर थे। यानी कि ये जो आर्किटेक्ट थे वो एक स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। इस वास्तुकला की धरोहर में 7 देशों में फैले 17 स्थल शामिल हैं, जिसमें आधुनिक स्थापत्य शैली की अभिव्यक्ति को देखा जाता है। इस स्थापत्य कला के द्वारा भीड़ भरे शहरों में लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए इमारतों में अपार्टमेंट और मॉड्यूलर डिज़ाइन की शुरुआत की गई थी। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में कॉम्प्लेक्स के अलावा गवर्नमेंट म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी, चंडीगढ़ आर्किटेक्चर कॉलेज का भी डिज़ाइन तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसको यूनेस्को के द्वारा 2017 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट अहमदाबाद शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में करवाई थी। ये शहर सदियों तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में था। ये शहर विविध धर्मों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण है। यहाँ की स्थापित विरासत में भद्र का दुर्ग, पुराने शहरों की दीवारें और द्वार तथा कई मस्जिद और मकबरों के अलावा हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरियन और आर्ट डेको इंसेंबल, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2018 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और ये मुंबई में स्थित है। इस साइट में 19वीं सदी का विक्टोरियन संरचनाओं का संग्रह अर्थात विक्टोरियन गोथिक पुनर्जागरण के भवन एवं समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेको भवन शामिल हैं। ये दोनों शैलियाँ भारतीय वास्तु तत्वों से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए अगर विक्टोरियन नियो गोथिक शैलियों में डिज़ाइन की गई इमारतें बालकनियों और बरामदों से संपन्न हैं। इसी प्रकार इंडो डेको का उपयोग आर्ट डेको में भारतीय तत्वों को जोड़ने के बाद उभरी शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर सिटी को वर्ष 2019 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो जयपुर सिटी ये कहाँ है? राजस्थान राज्य में स्थित है। जयपुर नगर 4 दीवारी वाला नगर, इसकी स्थापना वर्ष 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी सिटी यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्यायित स्टूडियो योजना के अनुसार बसाया गया था। नगर की सड़कों के ओर उपनिवेश काल से ही व्यवसाय की सुविधा है। ये सड़कें बड़े चौराहों, जिन्हें चौपड़ कहा जाता है, पर एक दूसरे से मिलती हैं। नगर की योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिमी देशों के तत्वों के प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। काकतीय रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल, तो काकतीय रुद्रेश्वरा यानी कि रामप्पा टेम्पल, इसको वर्ष 2021 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2021 में अंकित किया गया है। रामप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी के अनुपम स्थापत्य कला का प्रतीक है, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं।
धौलावीरा अ हड़प्पन सिटी। धौलावीरा एक हड़प्पन शहर, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2021 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और ये गुजरात राज्य में पड़ता है। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर मिलते हैं। ये उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने 1969 में की और 1989 से 1991 यानी कि 1989 से 1991 तक RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यानी कि धौलावीरा हड़प्पन सिटी ये जो है वो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है और इसके बाद से अभी तक कोई भी विश्व धरोहर स्थल भारत में नामित नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।